हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मध्या की पैशन शिक्षा। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 501 के यूनिट 8 और ये हमारा ब्लॉक 3 रहने वाला है और इस यूनिट का नाम है अधिगम क्रियाओं का नियोजन। तो ये क्लास आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। DT+B के साथ साथ आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और DT+B की प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले जो मैंने 7 यूनिट इसकी करवा दी हैं 501 कोर्स के, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रस्तावना। जब कोई शिक्षण अधिगम क्रिया या शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तरीके से या नियोजित किया जाता है और उसी के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है तो इससे शिक्षार्थी निष्पादन में सुधार होता है और इससे उस शिक्षक की दक्षता साबित होती है जिससे योजना बनाई थी। अधिगम क्रियाओं का नियोजन से क्या मतलब है कि जो पढ़ाने का जो शिक्षण प्रक्रिया है और जो लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से मतलब बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम क्रिया या शिक्षण कार्य में क्रमबद्ध तरीके से नियोजन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम शिक्षण अधिगम क्रिया कहते हैं। और उसी के अनुसार अगर मतलब क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बच्चों को और इससे जो स्टूडेंट में कोई चेंज आ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है उसके बिहेवियर में, तो इसे क्या कहा जाता है कि इससे उस शिक्षक की दक्षता साबित होती है। यानी कि अगर कोई टॉपिक है, किसी टीचर ने स्टूडेंट को अच्छे से समझा दिया है तो इससे टीचर्स की एबिलिटी की भी अप्रूवेंस मिल जाती है कि मतलब वो उसने अच्छे से पढ़ाया है टीचर ने स्टूडेंट को, जिससे कि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम क्रियाओं का नियोजन। तो एक शिक्षक के नाते आपका प्राथमिक व मुख्य वास्ता विभिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न विषयों की विषय वस्तु भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है। तो अधिगम क्रियाओं के नियोजन में क्या किया जाता है कि एक टीचर का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से होता है, उसकी विषय वस्तु से होता है। और उसमें जो भी कोई सब्जेक्ट होता है, कोई भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या जो भी कोई सिलेबस या करिकुलम में चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, वही क्या है। नेक्स्ट है इसमें पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो विषयों का शिक्षण, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, सामाजिक विज्ञान, समय समय पर परीक्षा का संचालन, शिक्षार्थियों की निष्पत्ति का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के प्रगति कार्ड तैयार करना पाठ्य क्रियाएँ कहलाती हैं। तो पाठ्य क्रियाएँ क्या कहलाती हैं कि किसी बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाना, उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, उन्हें कोई टॉपिक समझाना और उनकी प्रगति का उन्हें देखना कि उनकी कितनी, उनका स्कोर कार्ड बनाना और उनकी प्रोसेस देखना कि उनकी कितनी प्रोग्रेस उसमें हुई है। तो यही कि हमारी क्या कहलाती है, पाठ्य क्रियाएँ कहलाती हैं। ये क्रियाकलाप पूर्णतः पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं और ये सभी चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं, करिकुलम पर बेस्ड होती हैं। अतः कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होते हैं। इन क्रियाकलापों का संचालन एक औपचारिक समय सारणी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो स्कूल में टॉपिक पढ़ाया जाता है या टीचर जो भी एक्टिविटी करवाते हैं वो सब कुछ करिकुलम के अंतर्गत आता है और एक समय सारणी के आधार पर वो चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेलकूद, संगीत, नृत्य, अभिनय, गार्डनिंग, वाद विवाद, भ्रमण, प्रदर्शनी आदि सभी विद्यार्थियों के अनिवार्य नहीं हैं। विद्यार्थी इन क्रियाओं में अपनी योग्यता, रुचि तथा चुनाव के अनुसार भाग लेते हैं। शैक्षिक विषयों के समान इन क्रियाओं की परीक्षा नहीं ली जाती। मतलब कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं जैसे खेलकूद हो गया, संगीत, नृत्य, इस तरह से जो भी कोई चीज़ें हैं वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के बेस्ड पर सेलेक्ट करते हैं। इन पे कोई ये फोर्स नहीं होता कि मतलब ये चीज़ें करनी ही है। ठीक है, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो पढ़ने ही होते हैं, लेकिन इन चीज़ों में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि ये पढ़ने हैं। ठीक है, और इनके टेस्ट भी नहीं लिए जाते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो इस तरह से एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में, खेल कूद, संगीत, नृत्य, अभिनय या कोई वाद विवाद, तो ये सभी क्या कहलाई जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। और कक्षा विषयों के बाहर इनका संगठन किया जाता है। ऐसी गतिविधियां हमेशा एक औपचारिक और समय सारणी के आधार पर आयोजित नहीं की जाती। यानी कि इन पे कोई समय सारणी का कोई वो नहीं होता, मतलब टाइम टेबल नहीं बनाया जाता इनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी एक वास्तविक जीवन स्थिति
तथा आनंददायक वातावरण में बहुत सी दक्षताएं और कौशल अर्जित कर लेते हैं। बच्चे इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें दक्षताएं या स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, और वो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार और प्रयोजन। तो शारीरिक विकास, जैसे कि शारीरिक विकास में क्या आ जाता है, खेल वगैरह आ जाता है। मांसपेशियां या मोटा विकास में क्या आ जाता है, क्ले बनाना, खिलौने बनाना, बुनाई सिखाना, इस तरह से। नेक्स्ट है भाषा विकास, इसमें आ जाता है वाद विवाद, कहानी, निबंध। सांस्कृतिक विकास में क्या आ जाता है, संगीत, नृत्य, अभिनय, ठीक है, इस तरह के एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। नागरिकता का विकास में सामाजिक त्यौहार पर कोई चीज़ बनाना, राष्ट्रीय दिवस बनाना, इस तरह से नागरिकता के विकास के लिए चीज़ें आती हैं। सामाजिक विकास में आता है प्रातःकालीन सभा, रेड क्रॉस, etc। हॉबी का विकास करने के लिए मनोरंजन या भ्रमण, etc आते हैं, ठीक है। और दृष्टिकोण का विकास करने के लिए जैसे पिकनिक या संग्रहालय, इस तरह से चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। तो होता कैसे है ये, दोनों प्रकार की गतिविधियों को उपयुक्त फोकस और जोर दिया जाए, क्रियान्वयन में पुनरावृत्ति न हो, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाए, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ पर भी बल दिया जाए, ठीक है, और इनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और इनके उद्देश्यों के आधार पर एक दूसरे के पूरक हैं। पॉइंट है, कार्य उद्देश्यों के आधार पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपलब्ध समय तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु स्थान है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु निम्न 4 बिंदु पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो क्या पॉइंट है वो देखते हैं। फर्स्ट है न्यायपूर्ण ढंग से क्रियाकलापों का चुनाव। सेकंड है गतिविधियों के आयोजन संचालन हेतु समय तथा स्थान की उपलब्धता। थर्ड है अभिप्रेरणा की उपलब्धता। और फोर्थ है सुझाव या पृष्ठपोषण का प्रावधान, ठीक है। इन 4 पॉइंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान रखने की नीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं गतिविधियों का चुनाव और समय व स्थान की उपलब्धता। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की उपलब्धता और नेक्स्ट है पृष्ठपोषण की उपलब्धता। अब देखते हैं पाठों की रूपरेखा। तो पाठों की रूपरेखा से क्या मतलब है, आता है इसमें पाठों की रूपरेखा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक विशेष कक्षा में विषय विशेष की इकाई और उप इकाई विद्यार्थियों को किस महीने तथा कौन सी तिथि में पढ़ाई जाएगी। पाठों की रूपरेखा बना दी जाती है कि कौन सी यूनिट कब कराई जाएगी और कितने सब यूनिट में डिवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपके विद्यालय में किसी एक विशेष सत्र में शिक्षण संबंधी अन्य कार्य किस महीने में तथा कौन से दिन किए जाएंगे। तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर दी जाती है कि मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ हमें कब पढ़ानी है, कब करवानी है, कौन सा चैप्टर कब करवाना है, इन सभी चीज़ों की पहले ही टाइम टेबल बना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कक्षा विशेष के लिए खास विषय में पाठ्य क्रियाओं की ऐसी योजना विस्तार में 1 सप्ताह, 1 माह तथा पूरे सत्र में वितरित कर बनाई जाती है कि सभी अलग अलग कक्षाओं के लिए एक पाठ्य क्रियाओं की एक ऐसी योजना बनाई जाती है जो कि 1 सप्ताह या 1 माह तथा पूरे सत्र में वितरित करके बनाई जाती है और इसे क्या कहते हैं, पाठों की रूपरेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता और उद्देश्य। तो इसकी आवश्यकता और उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट है निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को सफलतापूर्वक समय पर पूरा करने के लिए, ठीक है, की रूपरेखा क्यों बनाई जाती है, जिससे कि जो उसका सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पूरे सत्र के लिए निर्धारित शिक्षण संबंधी क्रियाओं का प्रभावी संचालन हेतु, और जिससे पूरे सेशन में शिक्षण संबंधी क्रियाएं भी चलती रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है यह आपके लिए एक मार्गदर्शक है जो विद्यालय के एक पूरे सत्र के दौरान आपको प्रभावी व क्रमबद्ध शिक्षण तथा अधिगम को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है तथा साथ ही सिलेबस में दिए गए कार्य को समय पर पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो पाठ की रूपरेखा से क्या होता है, एक तो इससे अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है और चीज़ें सीक्वेंस में चलती हैं, टीचिंग सीक्वेंस में चलती हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी इससे सुविधा होती है, ठीक है, और सिलेबस टाइम पे इससे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पाठ रूपरेखा तैयार की जाती है। तो फर्स्ट है इसमें पाठों की मासिक रूपरेखा और सेकंड है इसमें पाठों की वार्षिक रूपरेखा। तो पाठों की रूपरेखा कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है, 2 पार्ट में, मंथली और एनुअली। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें
तो फर्स्ट है इसमें पाठों की मासिक रूपरेखा। इसका आधार एक माह में उपलब्ध कार्यरत दिन तथा संबंधित विषय के शिक्षण तथा शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाओं के लिए निर्धारित कालांश होते हैं। तो मासिक के लिए क्या होगा, मंथली टाइम निकाल लिया जाएगा इसमें, महीने में एक बार, ठीक है, और उसके लिए कुछ दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है, मासिक रूपरेखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पाठों की वार्षिक रूपरेखा। तो पाठों की वार्षिक रूपरेखा किसी कक्षा के विषय विशेष की वह योजना है जिसमें वर्ष के सभी महीनों के पाठों की रूपरेखा एक साथ बनाई गई है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, तो पाठों की रूपरेखा किसी कक्षा के विशेष विषय की वह योजना होती है जिसमें कि सभी महीने के पाठों की रूपरेखा एक साथ बना दी जाती है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का प्लान एनुअली बना दिया जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वार्षिक, पाठों की वार्षिक रूपरेखा, ठीक है। और जो मंथली बना दिया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, पाठों की मासिक रूपरेखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देश में विषयवार सिलेबस के अनुसार कक्षावार तथा महीनेवार पूरे सत्र हेतु पाठों की रूपरेखा बनाने का काम साधारण रूप से विद्यालय स्तर पर किया जाता है, ठीक है। तो जो ये पाठों की रूपरेखा बनाने का काम है ये किस लेवल पे किया जाता है, यानी कि विद्यालय में ही किया जाता है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इकाई योजना या यूनिट प्लान। तो इकाई योजना यूनिट प्लान क्या होते हैं, किसी भी कक्षा के एक विषय की इकाई में सम्मिलित विषय वस्तु की मात्रा तथा गुणवत्ता द्वारा विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों में पाठों की रूपरेखा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी कक्षा के लिए किसी भी सब्जेक्ट की एक यूनिट ले ली जाती है, उसे पढ़ाने के लिए अच्छे से प्लान बनाया जाता है, हमारा क्या कहलाया जाता है, यूनिट प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एक विषय वस्तु इकाई में विषय वस्तु के तत्वों का व्यवस्था योग भंडार होता है। ये सभी इकाइयाँ मिलकर सार्थक उद्देश्यपूर्ण विषय सामग्री तथा अनुभवों को समेकित रूप से प्रस्तुत करती हैं। और सभी इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती हैं, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण विषय सामग्री बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक इकाई की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो यूनिट प्लान की क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है इसमें एक इकाई की विषय वस्तु सदैव एक सामान्य सिद्धांत, प्रक्रिया, समस्या और उद्देश्य के चारों ओर संगठित होती हैं। तो सिद्धांत, प्रक्रिया और समस्याएं क्या होती हैं, एक उद्देश्य के चारों ओर संगठित होती है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसे ही प्राप्त करने के लिए हम चैप्टर को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है ऐच्छिक शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक इकाई में ठीक प्रकार समेकित और सार्थक पाठ होते हैं जो विद्यार्थियों को लाभदायक तथा अधिगम अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कि जो यूनिट प्लान में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, उनमें क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति करने हेतु एक इकाई में ठीक प्रकार के क्या होते हैं, समेकित और सार्थक पाठ होते हैं। यानी कि एक लाभदायक और शिक्षाप्रद पाठ होते हैं, ठीक है, जिससे कि विद्यार्थी लर्निंग प्रोसेस में नए अनुभव को प्रदान कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक सिलेबस की विषय वस्तु पूर्ण तथा उपभागों को प्रदर्शित करता है जो समृद्ध शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करने में लाभदायक है। यानी कि जो सिलेबस होता है हमारा, उसकी पूर्ण विषय वस्तु को और उसके सब पार्ट को शो करता है और लाभदायक अनुभवों को प्राप्त करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें इकाई योजना तैयार करना। तो इकाई योजना किस तरह से तैयार की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें विषय विशेष के अधिगम उद्देश्यों पर आधारित एक शिक्षण अधिगम की सुनियोजित योजना जिसमें एक इकाई की विषय सामग्री तथा अधिगम अनुभव शामिल हो इकाई योजना कहलाती है। तो यूनिट प्लान क्या होता है हमारा, कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उस सब्जेक्ट में से हम एक यूनिट लेंगे, उस यूनिट का एक पार्ट यानी कि एक लेसन लेंगे और इसमें से हम उस लेसन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपने टीचिंग एड्स वगैरह लगाकर साथ में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों को क्या होगा, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा और ये जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी और जो शिक्षण अधिगम होगा हमारा, ये कैसा होगा, एक प्रभावी शिक्षण होगा। तो यही हमारी क्या कहलाती है, इकाई योजना कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इकाई योजना की संरचना। तो इकाई योजना का प्रारंभ पूरे सत्र में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में प्रदत्त विषय सामग्री को उपयुक्त इकाई में विभाजित करने से होता है। ऐसा करने से आपको विषय के पाठों का पूर्ण अध्ययन करना तथा उन पाठों को
आपस में जोड़ना जिसमें समान फोकस, उपयोगिता तथा मुद्दे निहित हैं तथा उन्हें एक यूनिट में रखना है। यानी कि जो एक ही तरह के एक ही टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर होते हैं उन्हें एक यूनिट में रखना होता है और एक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक उप इकाई में इतनी विषय सामग्री तथा अधिगम अनुभव रखे जाएं उन्हें 35 से 40 मिनट के कालांश में पढ़ाया जा सके। यानी कि एक जो सब यूनिट रखी जाती है हमारी वो इतनी रखी जाती है कि जो हम 35 से 40 मिनट का उसमें हम पढ़ा सकें, इतना चैप्टर हमारा होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना क्या है? अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आपको प्रत्येक पाठ की तैयारी तथा योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर कोई टीचर किसी टॉपिक पर लेक्चर दे रहा है तो उसके लिए उसे पाठ्य योजना बनाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट है, एक पाठ 30 से 40 मिनट के कालांश में पढ़ाया जाता है। पाठ्य योजना को दैनिक योजना भी कहा जाता है। तो 30 से 40 मिनट का जो पीरियड होता है जो पढ़ाया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है? पाठ्य योजना कहलाती है और उसे दैनिक योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पाठ्य योजना के 3 स्पष्ट चरण होते हैं। तो एक पाठ्य योजना के कितने चरण होते हैं? 3 स्पष्ट चरण होता है। फर्स्ट है इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाओं के पूर्व की गतिविधि, ठीक है। सेकंड है इसमें शिक्षण अधिगम के दौरान की गतिविधि और शिक्षण अधिगम क्रिया के बाद की गतिविधि। तो 3 तरह के इसमें चरण होता है पाठ्य योजना में। शिक्षण अधिगम क्रियाओं के पूर्व की गतिविधि यानी कि जो हम यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ाने से पहले तैयार करते हैं अपनी लेसन प्लान वो, और शिक्षण के दौरान यानी कि जो हम क्लास के दौरान चीज़ें पढ़ाते हैं, और शिक्षण के बाद यानी कि जो हम अपना शिक्षण पूरा कर रहे होते हैं उसके बाद की गतिविधि। तो 3 होती हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षक अधिक विचारशील होते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं लेसन प्लान के द्वारा तो शिक्षक क्या होते हैं? अधिक विचारशील होते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की प्रतिभागिता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब उसमें टीचर एक्टिव होता है तो उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी कम होता है, तो इसलिए टीचर एक्टिव होता है और उसमें स्टूडेंट क्या होता है? कम प्रतिभागी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण पर जोर दिया जाता है ना कि अधिगम पर। यानी कि अगर कोई टीचर अपना लेक्चर या कोई पाठ पढ़ाने आ रहा है तो वो सिर्फ अपना पाठ पढ़ाकर चला जाता है, उसमें वो ज़्यादा ध्यान ये नहीं देता कि किसी को समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट है वर्तमान में शिक्षण के स्थान पर अधिगम पर अधिक बल दिया जाता है, कि जो आज के टाइम पे क्या है कि लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि टीचिंग पर, जो बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित तथा आनंदमय गतिविधियों द्वारा संचालित किया जाता है। आज के टाइम पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बाल केंद्रित होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा कराई जाती हैं जिससे कि बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को कक्षा 1 व 2 तथा भाषा तथा गणित की पाठ्य पुस्तकों के साथ समेकित कर दिया गया है। विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान को कक्षा 3, 4 व 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में समेकित किया गया है। तो प्राइमरी लेवल के लिए जो क्लास 1 और 2 हैं उसमें मैथ्स और लैंग्वेज के अलावा ईवीएस को रखा गया है, और जो क्लास 3, 4 और 5 है उसमें साइंस को और सोशल साइंस को एनवायरनमेंट में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की विशेषताएं। तो पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं होती हैं? उद्देश्य आधारित, व्यापक, लचीलापन, लागू करने योग्य, ठीक है। यानी कि इनका कोई उद्देश्य होता है, ये व्यापक होती हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, इस तरह की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लागू करने योग्य होती हैं ये। नेक्स्ट है एक पाठ्य योजना की विषय वस्तु। एक पाठ्य योजना में उन गतिविधियों का वर्णन होता है जिन्हें एक कक्षा में विषय शिक्षण के दौरान शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को निष्पादित करना होता है। इन गतिविधियों को 3 चरणों में बांटा गया है। तो एक पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया 3 चरण होते हैं, तो वही चरण है 3। शिक्षण अधिगम के पूर्व तैयारी संबंधी गतिविधियाँ यानी कि क्रियापूर्व चरण। सेकंड है शिक्षण अधिगम क्रियाओं के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ यानी कि अंतःक्रिया चरण। और थर्ड है शिक्षण अधिगम के बाद की जाने वाली गतिविधि यानी कि क्रिया पश्चात चरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का प्रारूप। पूर्व तैयारी की गतिविधियाँ। तो पूर्व तैयारी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? विद्यालय, तिथि, कक्षा, विषय, शीर्षक, पाठ, कालांश, समय, विधि, ठीक है। और दौरान में क्या आती हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियाँ, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। कि मतलब जब टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो वो
पहले इंट्रोडक्शन देगा, फिर अपना जो कॉन्सेप्ट होगा उसका डिटेल देगा, और फिर बाद में बच्चों का मूल्यांकन करेगा कि उसे जो पढ़ाया है, उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों की समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम पश्चात गतिविधियाँ। तो उसमें क्या होता है, गृह कार्य और पुनरावृत्ति। ठीक है, उसमें होमवर्क दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें पाठ नोट या पाठ डायरी। तो प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक कालांश हेतु विस्तारपूर्ण पाठ्य योजना तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य बन जाता है। अतः एक सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना, इस प्रकार की सूक्ष्म पाठ्य योजना पाठ नोट या पाठ डायरी कहलाती है। यानी कि एक टीचर को अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए जिसमें कि उसे अपने टॉपिक लिख के लेने चाहिए रोज़ के, कि उसे बच्चों को कितने की सब्जेक्ट में कितना चैप्टर करवाना है, क्या चीज़ें करवानी है, वो चीज़ सब उसे अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एक पाठ नोट आवश्यक रूप से एक व्यक्तिगत नोट है जिसे आप अपनी कक्षा की गतिविधियों के संगठन हेतु तैयार करते हैं। यानी कि जो काम, मतलब कि जो वर्क हम या जो चैप्टर हम क्लास में करवा रहे हैं एज ए टीचर, तो उस टीचर को वो चीज़ें अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें तिथि कक्षा कालांश तथा पाठ का शीर्षक। तो उसमें अपनी डायरी में डेट, क्लास, पीरियड, ठीक है, और जो टॉपिक उसने पढ़ाया है टीचर ने वो लिख लेना चाहिए। विशिष्ट अधिगम प्रतिफल, आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री। आपको पाठ नोट सदैव अपने रखना होगा कम से कम विद्यालय अवधि के दौरान। ठीक है, यानी कि जो अपनी डायरी है वो अपने साथ रखनी होगी, और उसमें सारी डिटेल लिख लेंगे कि क्लास में क्या क्या एक्टिविटी कराई, क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्या होमवर्क दिया, सब कुछ। एक पाठ पढ़ाने के बाद आप पाठ की प्रगति को भी अभिलेखित करें कि मतलब बच्चों ने इसमें कितना सीखा या नहीं सीखा, ये चीज़ भी अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पाठ नोट के अंत में या जो स्थान इसके लिए निर्धारित किया गया हो, पाठ पूर्ण होने की अवस्था में आपको उसके कारण लिखने की आवश्यकता है, ताकि आगे के पाठों की योजना बनाते हुए उन पर ध्यान दिया जा सके, और किसी प्रकार के नए अनुभव तथा नई प्रविधियों का उजागर तथा कक्षा शिक्षण के दौरान हो तो उसे भविष्य के संदर्भ तथा प्रयोग हेतु पाठ नोट में अभिलेखित करना चाहिए। निरंतर पाठ नोट्स लिखना आपको अपनी शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें ये बता रखा कि अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया है या कंप्लीट नहीं हो पाया है तो उसके क्या रीज़न रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। तो ये यूनिट हमारी यहाँ फिनिश हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूनिट 9। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।